नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के कल के बयान की। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के बाद में जिस तरीके से आरएसएस और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में या गाली देने के चक्कर में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट वैसे अगर आप देखोगे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रहे थे। और जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि उनकी जो लड़ाई है, जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो इंडिया स्टेट के खिलाफ है उनकी लड़ाई। और जैसे ही राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया, विपक्षी सारी पार्टियां, अब तो आम आदमी पार्टी जो है वो भी राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो आप समझ सकते हो, क्योंकि वो एक नेचुरल जो है वो प्रतिद्वंदी रही है कांग्रेस पार्टी की। ऐसी सूरत में हर कोई जो है वो राहुल गांधी के बयान की अपने अपने तरीके से राजनीतिक या हम कहें विश्लेषण भी कर रहे हैं और आकलन भी कर रहे हैं। अब जो लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी जो है वो नासमझ है, तो इस तरीके के बयान से एक चीज जो है वो साफ तौर से तय हो जाती है। और ये अकेला बयान नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरीके से डोकलाम में भारतीय सेना और चीन की जो आर्मी थी वो आमने सामने थी, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने चीन के जो राजदूत थे उनके साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया था। आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा एमओयू साइन किया था। तो इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो आपको मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी राजनीति के लिए अपरिपक्व या असमझ है? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वो भारत की राजनीति को समझ ही नहीं पाए। इसके साथ जब वो विदेशी दौरे पे जाते हैं, क्योंकि अभी भी देखो आपको पता ही होगा, प्रो वियतनाम और पोस्ट वियतनाम, ये दोनों खबरें जो है वो चल रही है। तो जब जब वो विदेशी दौरों पे गए हैं, और ठीक उसके बाद में जिस तरीके से एक नई समस्या कहें या एक नया हंगामा जो है वो इस देश ने देखा है, तो आपको पता लग जाएगा कि राहुल गांधी की समझ जो है वो किस हद तक है, या हम कहें कि किस खतरनाक लेवल तक है, ये हम कह सकते हैं। अब जब बात आती है कि इंडिया स्टेट को, या हम कहें कि इंडिया स्टेट के खिलाफ की लड़ाई, तो कुछ लोग अब देशद्रोही की बात कर रहे हैं, कुछ और तरीके से। तो हमें समझना पड़ेगा 1947 की कांग्रेस पार्टी हमेशा दुहाई देती है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कौन सी लड़ाई लड़ी? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म ही 1980 के बाद हुआ हो, तो वो तो आप समझ सकते हो कि लड़ाई नहीं लड़ सकते। और कांग्रेस के भी अभी जो लीडर है उन्होंने भी शायद लड़ाई नहीं लड़ी होगी, पुराने लीडर्स ने लड़ी होगी, लेकिन हम उस पर ही आते हैं। जब कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, स्थापना हुई 1885 में, दिसंबर 1885 में, तो उसके पहले अध्यक्ष थे ए ओ ह्यूम, जो ब्रिटिशियर्स थे। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों की गई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी कि 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने देखा कि अब लगातार जो है वो विद्रोह बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ की संस्कृति और अगर हम यहाँ की शिक्षा को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के विद्रोह जो है वो होते रहेंगे। अब इन विद्रोहों को दबाने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाए जिसमें कंट्रोलिंग तो ब्रिटिशियर्स की हो, लेकिन उसके मेंबर जो है वो भारतीय होने चाहिए। तो वो जो है वो मीडिएटर का काम करेंगे, और इसी के लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी की गई थी। अब जब हम कहते हैं कि 1947 में कांग्रेस पार्टी में का आजादी में कितना हाथ था, या जब हम बात करते हैं इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ाई, तो ये आज की देन तो नहीं है, ये तो नेहरू के समय से है। क्योंकि नेहरू और जिन्ना दोनों की प्रबल महत्वाकांक्षा के चलते भारतीय जिसको हम कहें कि अखंड भारत या भारत के जो है वो टुकड़े हो गए। और नेहरू की महत्वाकांक्षा क्या थी? कि नेहरू की महत्वाकांक्षा थी कि भारत का जो है वो प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री कौन हो? नेहरू। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस तरीके से ब्रिटिशियर्स के तलवे चाटे, क्योंकि ये सावरकर की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा सावरकर को 1911 में 2 बार जो है वो आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।
1920 में महात्मा गांधी ने उनको जो है वो चिट्ठी लिखी थी, और जिस तरीके से उस वक्त का कानून था कि उसके ऊपर जो है वो फॉर्म होता था एक माफीनामे की तरह, उसके ऊपर जो है वो सारा करके और फिर उसके बाद में। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिर वीर सावरकर को ही क्यों काला पानी की सजा दी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे नेताओं को सजा क्यों नहीं दी। और जब आप उनके फुटेज देखते हो तो महात्मा गांधी जो है वो आप देखोगे किस तरीके की कार में घूमते हुए नजर आते हैं, जवाहरलाल नेहरू को आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर माउंट बेटन की जो घरवाली थी, आपको पता होगा, एडविना माउंट बेटन, उसके साथ जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू की करीबियां थी, तो यह तो तय था कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बनने का जो है वो सपना देख रहा था। और ये भी जो है वो इसका भी इतिहास गवाह है कि जिन्ना जो है उसको एसटीडी थी, उसके डॉक्टर को पता था, उसकी महात्मा गांधी के साथ मुलाकात होती है और महात्मा गांधी को सारा जो है वो प्रिदर से रखा जाता है कि 6 महीने से ज्यादा जो है वो जिन्ना जीवित नहीं रहेगा, इसलिए भारत के टुकड़े नहीं होने दे, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दे। और उसके बाद में जो है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री तय था बनना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भारत के टुकड़े किए गए, और टुकड़े जो किए गए वो धर्म के आधार पर किए गए। और जब धर्म के आधार पर टुकड़े किए गए तो आप देखिए कि जिस धर्म के लिए अलग देश की जो है वो मांग की गई थी, उस धर्म के लोग जो है वो पाकिस्तान में भी रह सकते हैं और भारत में भी। और यही जो है वो भारत की सबसे बड़ी मुसीबत है कि आज भी ये लोग जो है वो खाते हिंदुस्तान का है, लेकिन आज भी इनके दिल में जो है वो पाकिस्तान बसता है, और उस समस्या से आज भी पूरा देश जो है वो ग्रसित है। और कोइंसिडेंटली आप देखिएगा, जब जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई तो वो किस बीमारी से हुई, तो वो जो जिन्ना को जो बीमारी थी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, उसी बीमारी से जवाहरलाल नेहरू का भी जो है वो मौत होती है, निधन होता है। तो इतिहास जो है वो आपको भरा पड़ा मिलेगा इन चीजों से। तो ये कौन सी लड़ाई थी। और फिर उसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलने में तो जो है वो इतिहास का कहना ही क्या, जिस तरीके से जो संस्थाएं थी, स्वतंत्र संस्थाएं, जांच एजेंसियां, उनको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने कब्जे में रखा। और एक वक्त तो यह था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। और जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, तो आपको पता होगा अभी आशुतोष जो है वो अपने उनके जो एक्स हैंडल है, ट्विटर जो अब एक्स हो गया, उसके ऊपर जिस तरीके से वो नेहरू की जो है वो फोटो लगाते हैं, क्योंकि आजकल वो नेहरू को पढ़ते हैं, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली उनकी स्थिति हो गई है, उनको नेहरू के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। क्योंकि राहुल, प्रियंका, इन्होंने जो है वो अपना सरनेम गांधी कर लिया, तो नेहरू का क्या करें। तो अब आशुतोष जो है वो अगर आशुतोष के आगे नेहरू लगा ले तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो आपने देखा होगा जिस तरीके से वो जवाहरलाल नेहरू को बड़ा एक प्रधानमंत्री बताने की कोशिश करते हैं, और वो भूल जाते हैं क्योंकि उनके पाप कर्म जो है वो बीच में आ जाते हैं और गालियां भी पड़ती है। नेहरू के चक्कर में ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार को ही गालियां पड़ती है, नेहरू के चक्कर में आशुतोष जैसे पत्रकारों को भी गालियां पड़ती है, और पब्लिकली पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जिस वक्त संदीप कुमार ने, आम आदमी पार्टी के एक मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री, उनकी जब सेक्स सीडी जो है वो वायरल हुई थी, तो उस वक्त जो है वो संदीप कुमार को डिफेंड करने का काम आशुतोष ने किया था। और आशुतोष ने जो चीजें कही थी, आशुतोष ने सीधे तौर से, मैं संदीप कुमार की बात नहीं करूंगा यहां पे क्योंकि वो विषय अलग चला जाता है, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के चरित्र की। तो आशुतोष ने अपने एक ब्लॉग में, और आज भी वो ब्लॉग पड़ा है, कि उन्होंने महात्मा गांधी को सरला चौधरी के साथ जोड़ा था, जो पश्चिमी बंगाल से, आपको पता होगा, टैगोर शांति निकेतन से जुड़ी हुई थी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किस्से कई और महिलाओं के साथ, ऐसा नहीं है एक महिला के साथ, कई महिलाओं जो है वो उस ब्लॉग में वर्ड इस्तेमाल किए थे, और साथ में लिखा था कि एडविना के साथ उनका जो जिस तरीके का संबंध था, और फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया था। तो अगर आप इतिहास को पढ़ोगे, आज जो आशुतोष है वो कह रहा है, वो भूल जाता होगा कि स्थिति क्या थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसको राज्यसभा में भेज दे, ये इसकी जो है वो अभी की महत्वाकांक्षाएं हैं। और राहुल गांधी की जहां हम बात करते हैं, तो राहुल गांधी का इतिहास जो है वो आपको पता ही होगा, जब जब वो विदेशी दौरा करके आते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो पब्लिकली सबको पता है। लेकिन हर बार, चाहे वो
आपने देखा होगा खाट की जो मासावा हो, इसके अलावा आपने देखा होगा ट्रक वाले के साथ कंडक्टर बनना हो, खेत में जो है वो ट्रैक्टर चलाना हो, और हर बार लॉन्चिंग की जाती है। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय का जो उद्घाटन था, ये एक सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी का, या हम कहें कि राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग थी। मुद्दा था दिल्ली का, और कटघरे में खड़ा करना था आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को। तो जिन लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी ने गलत बोला, राहुल गांधी ने गलत नहीं बोला। वो राजनीति की इस लड़ाई में, या हम कहें कि महत्वाकांक्षा की इस लड़ाई में, कि किसी भी तरीके से, क्योंकि इस परिवार का इतिहास है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर इस देश के टुकड़े भी करने पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। टुकड़े करके भी जो है वो प्रधानमंत्री बना जा सकता है, और ऐसा करके दिखाया था जवाहरलाल नेहरू ने, और आज उसी रास्ते पे हैं। और जॉर्ज सोरोस, जिस सरकार को राष्ट्रवादी सरकार कहते हैं, अब देखिएगा, जॉर्ज सोरोस जिसका जो है वो गांधी परिवार से सीधा संबंध, और ऐसी स्थिति में जब वो 2019 में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सरकार, तो फिर आरएसएस और नरेंद्र मोदी देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? देश की संस्थाओं पे कब्जा करने वाले कैसे हो सकते हैं? ये एक जो है वो सोचने वाली बात है, ये एक बड़ा विषय है। और जब हम साथ में ही इसकी बात करते हैं, जॉर्ज सोरोस की भी हम बात करें, तो आपने ये भी पता होगा बीके नेहरू जो कजिन थे गांधी परिवार में, और उनकी जो वाइफ थी वो जॉर्ज सोरोस के परिवार से, वहां से संबंध थी। लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऐसे बयानों का विरोध करती है, तो या तो वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए करती है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी रहेंगे उनको पता है वो इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे, और इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे तो उसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि राष्ट्रवादी सोच के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। और राहुल गांधी ने बयान क्यों दिया? राहुल गांधी ने बयान इसलिए दिया क्योंकि देश में इस वक्त स्थिति यह है कि मुसलमान जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ ना जाए। इसके लिए राहुल गांधी ने ये जो है वो दिल्ली चुनाव को देखते हुए ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमानों के दिल में ये घर कर जाए कि जो इस देश के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता नहीं है, तो अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी दमखम से चुनाव लड़ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। और ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ आराम से जुड़ सकता है, और साथ में जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, या वो लोग जो एंटी नेशनल जो अपनी जो है वो छवि बना रखे हैं, वो दूसरी पार्टियों के साथ ना जाकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। तो ये स्टेटमेंट जो है वो उसी दिशा में था। और जब हम इसी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सोनिया गांधी इटालियन नागरिक होते हुए उसने जो है वो भारतीय नागरिकता नहीं लेके 10 साल तक, आपको पता होगा, उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट में उनका इंटरफेरेंस रहा। किस आधार पे रहा ये हम नहीं कहेंगे, हम आएंगे अभी वर्तमान स्थिति पे। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है वो एक 2017 से एक जो है वो याचिका लगाई हुई है हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट है, एक राहुल विंची के नाम से और दूसरा राहुल गांधी। और उन्होंने सीधे तौर से, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन में ऐसा कानून है कि वहां का नागरिक ही जो है वो इस तरीके की कंपनी जो है उसका डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश की नागरिकता है तो वो किस बिहाफ पे भारत में चुनाव लड़ सकते हैं और किस हिसाब से जो है वो नेता प्रतिपक्ष तक आ जाते हैं, इस वक्त की अगर हम बात करें। और फिर उसके बाद में जो है वो कोर्ट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी, या हम कहें कि केंद्र सरकार से जो है वो एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती है। तो बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार जो है वो राहुल गांधी की इस हरकत का, अगर उनके पास में अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है या भारतीय पासपोर्ट है या भारतीय नागरिकता है, तो उसको कोर्ट के पटल पर उस स्टेटस रिपोर्ट को क्यों नहीं रख रही है, देरी क्यों कर रही है? अब तक तो जो है वो कर देना चाहिए। तो इससे जो है वो साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कई बार जो है वो सवालिया निशान खड़े लग हो जाते हैं, या सवाल खड़े होना जो है वो लाजमी हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तो कहती है कि राहुल गांधी देशद्रोही है, उसको देश से बाहर चले जाना चाहिए, इटली चला जाना चाहिए। लेकिन इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से, जब से सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तरीके के कड़े कदम उठाए, उसके बाद से आज तक, और उसमें जो है वो जॉर्ज सोरोस का नाम भी आ जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया, इसको जो है वो हमें जरूर समझना चाहिए। तो इससे जो है वो साफ तौर से समझ में आता है कि जब तक राहुल गांधी है
इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का भला होता रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।